नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या राजनीतिक चिंतन की केंद्रीय समस्याओं अथवा अवधारणाओं में से एक है। प्रत्येक राजनीतिक विचारक ने स्वतंत्रता की समस्या, इसका क्षेत्र और इसकी स्थिति क्या हो, इसका विवेचन किया है। टी.एच. ग्रीन ने भी अपने राजनीतिक सिद्धांत का प्रारंभ स्वतंत्रता की अवधारणा को समझने से ही किया है। टी.एच. ग्रीन का जो प्रमुख वक्तव्य है स्वतंत्रता के बारे में, उसे अर्नेस्ट बार्कर ने बहुत ही लोकप्रिय शब्दों में व्यक्त किया है। बार्कर की यह जो उक्ति है टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता सिद्धांत की, यह एक बहुचर्चित उक्ति है। बार्कर ये कहता है टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाते हुए कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। अर्थात टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता के सिद्धांत से प्रारंभ करता है और इसकी स्वाभाविक परिणति राज्य के सिद्धांत पर होती है। स्वतंत्रता को राज्य से कनेक्ट करने का जो टी.एच. ग्रीन का पूरा जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाने में हमारी मदद करता है और साथ ही राज्य की अवधारणा को भी हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता के सिद्धांत को समझेंगे। उसको भली प्रकार से समझने के लिए हमें कांट और हीगल, इन दोनों के ही स्वतंत्रता के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि ग्रीन मूलतः कांट और हीगल, इन दोनों का ऋणी है स्वतंत्रता को समझाने के लिए। और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर तीसरे मुख्य विचारक का जो प्रभाव है वो है अरस्तू। इस प्रकार कांट, हीगल और अरस्तू, इन तीनों की स्वतंत्रता की अवधारणाओं के समन्वय से कांट अपना एक बहुत ही मौलिक विचार प्रस्तुत करता है। वह कांट के इस सिद्धांत से अपनी व्याख्या प्रारंभ करता है कि प्रत्येक मनुष्य में एक स्वतंत्र इच्छा होती है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक शाश्वत चेतना का अंश होता है, जिसे कि आत्मचेतना कहा जा सकता है। मनुष्य की यह जो आत्मचेतना है, यह स्वतंत्र रूप में, एक स्वतंत्र इच्छा के रूप में अभिव्यक्त होती है। अर्थात कांट का ये कहना है, कांट का जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, उसके अनुसार शाश्वत चेतना का जो अंश है वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अंकित रहता है। इस विचार को ग्रीन भी मानता है कि जो पूरे विश्व में शाश्वत चेतना है, उसका एक भाग आत्मचेतना, वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होता है। इस आत्मचेतना के कारण ही प्रत्येक मनुष्य एक स्वायत्त निकाय होता है, एक ऑटोनोमस एंटिटी होती है। अर्थात वह बाहरी परिस्थितियों से और बाहरी दबावों से मुक्त रहते हुए प्रत्येक मनुष्य की एक स्वतंत्र इच्छा होती है, जिसके कारण वह स्वयं को एक साध्य के रूप में देखता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपना आंतरिक इच्छा के अनुरूप ही अपना उन्नयन करना चाहता है, नैतिक रूप से स्वयं अपने आप को उच्चतर दिशा की ओर ले जाना चाहता है। यह जो स्वतंत्र इच्छा है, यह स्वतंत्र इच्छा मनुष्य को नैतिक जीवन की ओर उन्मुख करती है। इस स्वतंत्र इच्छा का जो मूल तत्व है वो मॉरल फ्रीडम है, एक नैतिक
कर्म करते हुए आत्म स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। इस स्वतंत्र इच्छा का जो तत्व है वो सांसारिक विलास नहीं है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना नहीं है। यह एक आरंभ बिंदु है जहाँ से ग्रीन प्रारंभ करता है। अर्थात मनुष्य मूलतः एक नैतिक प्राणी है जिसमें सांसारिक विलास और सांसारिक सुखों को मूलतः प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य चूंकि एक उच्चतर नैतिक स्तर को प्राप्त करना चाहता है, राज्य ऐसा कोई कार्य न करे जो कि व्यक्ति की अपने आदर्श चरित्र के निर्माण की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करे। अपने इस नैतिक शुभ की प्राप्ति के लिए, जो कि प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है, इसलिए समाज के सभी मनुष्यों का लक्ष्य है कि वे अपनी आंतरिक चेतना के अनुसार नैतिक शुभ को प्राप्त करना चाहते हैं और उनके द्वारा बनाया गया जो राज्य है उसका कार्य है कि वो मनुष्यों की इस आदर्श चरित्र निर्माण की स्वतंत्रता में बाधा न बने। अर्थात उसको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मनुष्यों के चारित्रिक उन्नयन में बाधा बने। इसके विपरीत राज्य का कार्य मनुष्यों के शुभ जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। वस्तुतः यह जो बिंदु है, यह बिंदु हमें राज्य के कार्यों की ओर ले गया है, जिसको हम ग्रीन के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना ही बताना है कि मनुष्य की स्वतंत्रता का जो मूल तत्व है वो नैतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना है और इस नैतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने में राज्य को सहायक की भूमिका अदा करनी चाहिए, न कि बाधक की भूमिका। और सहायक की भूमिका वो कैसे अदा करेगा, इसका एक अलग विवेचन है जो हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी जो अवधारणा है वह इसकी परिणति हीगल के सिद्धांत पर आकर के होती है। अर्थात अपने सिद्धांत का प्रारंभ वह कांट के प्रभाव से करता है, जिसमें कि वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वतंत्र इच्छा को स्वीकार करता है। किंतु हीगल के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए कांट की यह धारणा है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को केवल राज्य में और राज्य के जीवन में भाग लेकर के ही प्राप्त कर सकता है। अर्थात स्वतंत्रता का जो स्वरूप है वो सकारात्मक है। सकारात्मक का तात्पर्य ये है कि स्वतंत्रता कुछ करने योग्य कार्यों को करने से संबंधित है। कुछ ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। इसे स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप कहा जाएगा। और स्वतंत्रता का ये जो सकारात्मक रूप है, इसकी प्राप्ति राज्य में रह कर के ही मनुष्य कर सकता है। और राज्य जिसमें कि बहुत सारी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, उन सभी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में सभी मनुष्य अपनी सहभागिता रखते हुए ऐसे कार्य करें जिनसे कि उनके नैतिक जीवन का उन्नयन हो। क्योंकि मनुष्य मूलतः एक सामाजिक प्राणी है। यूनान की और वस्तुतः अरस्तु के इस विचार को ग्रीन ग्रहण करता है कि मनुष्य मूलतः समुदाय मूलक है, वह समाज में ही रहना चाहता है। मनुष्य की स्वतंत्रता ऐसी नहीं है जैसा कि लॉक इत्यादि
जो उदारवादी परंपरा के जो विचारक थे उनका ये मानना था कि स्वतंत्रता जो है वो प्राकृतिक अवस्था की एक घटना है और राज्य से पहले भी उसका अस्तित्व था। ग्रीन लॉक के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, वरन उसका ये कहना है कि वास्तविक स्वतंत्रता की जो प्राप्ति है वो सामाजिक जीवन में सहभागिता से ही बन सकती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मनुष्य का नैतिक जीवन के रूप में एक कल्याणकारी स्वरूप होता है, और क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के हृदय पर उसी शाश्वत चेतना का एक अंश उसकी आत्मानुभूति के रूप में रहता है, इसलिए सभी मनुष्य मूलतः एक ही प्रकार के कल्याण से संबंधित होते हैं। और जैसा कि ग्रीन ने ये बताया कि मनुष्य के वो जो कर्तव्य हैं जो कि सबके करने लायक कर्तव्य हैं, जो कि मूलतः कांट की अवधारणा थी कि सभी के करने लायक कर्तव्यों को जब सामूहिक रूप से संपादित किया जाता है तब सामाजिक कल्याण का उदय होता है। और इस प्रकार से ग्रीन की जो स्वतंत्रता की अवधारणा है वो सकारात्मक रूप ग्रहण करती है, और सकारात्मक रूप में इसका जो स्वरूप है वो व्यक्तिगत क्षेत्र से निकल कर के सामाजिक कल्याण अथवा कॉमन गुड के फील्ड में प्रवेश कर जाता है। अर्थात सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव हो सकती है जिससे अंत में सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके अथवा कॉमन गुड की प्राप्ति की जा सके। अर्थात ऐसा कोई कार्य जो कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाने योग्य है और कुछ के द्वारा किया जाने योग्य नहीं है, अगर इस प्रकार का कोई भेद होता है, डिस्टिंक्शन होता है, तो वह एक नैतिक स्वतंत्रता का रूप नहीं है। नैतिक स्वतंत्रता की मूल शर्त यही है कि उससे सभी व्यक्तियों के कल्याण के भीतर एक सामूहिक सामाजिक कल्याण का स्वरूप छिपा हुआ रहता है। इस तरह से मानव आत्मा की मूल विशेषता के रूप में ग्रीन स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रारंभ करता है। उसे प्राप्त करने के लिए राज्य की आवश्यकता को स्वीकार करता है और उसकी एक सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत करता है सामाजिक कल्याण के रूप में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रीन का जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वह प्रचलित व्यक्तिवादी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। जो स्वतंत्रता की व्यक्तिवादी अवधारणा, उदारवादी अवधारणा 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन में प्रचलित थी, उसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है मनमाना आचरण करने की स्वतंत्रता। अर्थात कोई व्यक्ति स्वतंत्र है यदि वह अपनी मर्जी के अनुसार अपने कार्यों को बिना बाधा के संपन्न कर सके। यदि व्यक्ति का मन मदिरापान का है तो वह मदिरापान करे, यदि उसका जुआ खेलने का मन है तो वह जुआ खेले, और यदि किसी व्यक्ति का किन्हीं अनैतिक कार्यों को करने का मन है तो वो उस सीमा तक कर सकता है, जैसा कि J.S. मिल ने कहा कि जिस सीमा तक कि समाज को उसके कार्यों से कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं होती है। लेकिन यहाँ यह ग्रीन के दर्शन में यह विचारणीय है कि मदिरापान अथवा जुआ क्या मनुष्य को पतित नहीं कर देता? क्या उसके प्रभाव में उसका पूरा परिवार क्या बर्बाद नहीं हो जाता? इस तरह शराबी और जुआरी मूलतः स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी जो तृप्ति है, अपने मन की जो तृप्ति है, वो मूलतः वस्तुओं में खोजते हैं और
ऐसी वस्तुओं में खोजते हैं जहाँ पर नहीं खोजी जानी चाहिए। इसलिए एक शराबी और एक जुआरी जो कि अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, वे मूलतः स्वतंत्र नहीं हैं, वरन वे नैतिक दृष्टि से परतंत्र हैं, क्योंकि वे उन वस्तुओं के बिना, उन बाहरी परिस्थितियों के बिना वे अपना जीवन यापन करना ही संभव नहीं मानते। इस प्रकार से जब बाह्य वस्तुओं की परतंत्रता में यदि व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो वह उन वासनाओं का गुलाम हो जाता है, उन वासनाओं के अधीन हो जाता है और मनुष्य की स्वतंत्र नैतिक इच्छा का पतन हो जाता है। इस तरह से जिस आत्मतृप्ति की बात नैतिक स्वतंत्रता के माध्यम से ग्रीन करता है, वास्तव में वो आत्मा की तृप्ति अथवा ग्रीन उसे शांति अथवा आनंद कहकर पुकारता है, वह बाहरी वासनाओं से मुक्ति के पश्चात ही प्राप्त हो सकती है। इस तरह से सांसारिक विलास, सांसारिक भोग के साधन, सांसारिक सुख की अभिलाषा, यह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, वरन यह परतंत्रता का ही एक छद्म रूप है। वस्तुतः ग्रीन की स्वतंत्रता के दो रूप इस विश्लेषण के पश्चात सामने आते हैं। ग्रीन की स्वतंत्रता का आत्मपरक सिद्धांत अथवा आंतरिक सिद्धांत। दूसरा है वास्तविक और सकारात्मक। आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो अपनी संपूर्ण आत्मा से उन इच्छाओं का दमन करता है जो उसे सच्चे शुभ की ओर नहीं ले जाती। अर्थात वे इच्छाएं जो मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों की गुलाम बनाती हैं, वे इच्छाएं जो मनुष्य की आत्मिक शक्ति का दमन करती हैं और उसके नैतिक व्यक्तित्व का पतन करती हैं, उन इच्छाओं का यदि मनुष्य दमन करके अपनी आत्मा को उनसे मुक्त कर लेता है, वही आंतरिक स्वतंत्रता है। और इसलिए एक मदिरापान और जुआरी की जो स्वतंत्रता है, वास्तव में वह परतंत्रता ही है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मॉरल फ्रीडम है या जो आंतरिक नैतिक स्वतंत्रता है, उसका रूप मूलतः संपूर्ण आत्मा की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, उसका अर्थ ये है कि यह जो ऊपर बताई हुई आत्मिक स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता को, व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता को केवल राज्य में ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर ग्रीन हीगल के इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि दैवीय आत्मा का सर्वोच्च साकार रूप राज्य है और इसलिए सच्ची स्वतंत्रता भी केवल राज्य में ही प्राप्त की जा सकती है। राज्य के द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की जाती है ताकि मनुष्य अपने विभिन्न उद्देश्यों को उन संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त कर सके और व्यक्ति इन संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण करके, राज्य की सदस्यता ग्रहण करके उस वस्तु को प्राप्त करता है जो उसकी नैतिक इच्छा के अनुकूल है। क्योंकि राज्य वस्तुतः सभी मनुष्यों के नैतिक उन्नयन को स्थापित करने के लिए ही बनी हुई एक सर्वोच्च संस्था है और इसलिए राज्य का ये दायित्व है कि ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं,
वरन संपूर्ण मानव समुदाय के नैतिक उन्नयन को सुनिश्चित करें। और इसलिए राज्य के द्वारा जो विभिन्न संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, चाहे संसद हैं, चाहे राज्य के द्वारा बनाए जाने वाले कानून हैं, चाहे न्यायपालिका है और उसके माध्यम से न्याय को सुनिश्चित करना है, जितनी भी संस्थाएं हैं वे सभी मनुष्य के नैतिक उन्नयन को सुनिश्चित करने वाली हैं। इस तरह से ग्रीन राज्य को उस महत्वपूर्ण उस बाहरी संस्था के रूप में स्वीकार करता है जिसके बिना मनुष्य अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को साकार रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य की आंतरिक स्वतंत्रता का संबंध मनुष्य की आत्मा से है, जहाँ पर कि उसे अपनी वासनाओं से मुक्त होना है, संसार के प्रलोभनों से मुक्त रहना है और एक शुद्ध और शुभ जीवन को सुनिश्चित करना है। वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध उस शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य की सदस्यता ग्रहण करना है, क्योंकि मनुष्य अकेला रह कर के उन सभी परिस्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकता जो कि सामुदायिक रूप में सभी मनुष्यों को प्राप्त साथ रहते हुए कर सकता है। इसलिए ग्रीन के अनुसार राज्य का घटक होने के नाते व्यक्ति दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क स्थापित करता है और अपने ही जैसे अन्य मनुष्यों का कल्याण स्थापित करता है। इसलिए मनुष्य की आत्मा का जो सच्चा शुभ है वही समाज का भी सच्चा शुभ बन जाता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ सामाजिक कल्याण के लिए मानवीय शक्तियों का स्वाधीन होना है, क्योंकि व्यक्ति जिन कार्यों को करने योग्य समझता है वे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें वह दूसरों के साथ सामान्य रूप से कर सकता है। इसलिए करने योग्य कार्यों को करना और न करने योग्य कार्यों को न करना, यह स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से एक विभाजन रेखा है जो कि राज्य के कार्यों को सुनिश्चित करती है। अर्थात राज्य को करने योग्य कार्यों को करने में आगे आना चाहिए और जो कार्य नहीं किए जाने चाहिए उन बाधक कार्यों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ स्वतंत्रता की इस व्याख्या में राज्य का कार्यक्षेत्र भी सामने आता है। किंतु जब ग्रीन की स्वतंत्रता की व्याख्या को हीगल के दृष्टिकोण से समझा जाता है, तब ग्रीन हीगल के दृष्टिकोण से एक बात में पृथक मंतव्य रखता है और उसका विचार हीगल से कहीं आगे चला जाता है। जहाँ हीगल यह मानता है कि मनुष्य की सच्ची स्वतंत्रता राज्य के आदेशों का पालन करने में है, राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने में है। क्योंकि हीगल ऐसा इसलिए मानता है क्योंकि विश्वात्मा की जो सर्वोच्च और संपूर्ण अभिव्यक्ति है वो राज्य में ही होती है। ग्रीन यहाँ तक हीगल की बात को स्वीकार करता है, किंतु इससे आगे बढ़ते हुए ग्रीन ये कहता है कि जो विश्वात्मा राज्य के रूप में साकार रूप होती है, वही विश्वात्मा मनुष्य के हृदय पर भी एक अंश में अंकित रहती है। मनुष्य के हृदय में जो आत्मचेतना है, उस आत्मचेतना का यदि राज्य के आदेशों से यदि कोई विरोध होता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह अपनी आत्मचेतना का अनुसरण करे और राज्य के उन आदेशों को मानने से इनकार कर दे
जो उसके सद्भावना और सद इच्छा के अनुकूल नहीं है। इसलिए ग्रीन के सिद्धांत में यह बात निहित है कि यदि व्यक्ति यह अनुभव करता है कि राज्य के कानूनों के अनुसार आचरण करने में वह अपनी आत्मा का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकेगा, तो उसे राज्य का विरोध करने का अधिकार है। इस तरह से ग्रीन विश्वात्मा के आरोपण को, जो कि राज्य में हुआ है, उसको मनुष्य के हृदय पर भी अंकित मान करके सामान्य परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का अनुकरण करने की बात कहता है। किंतु यदि किसी परिस्थिति में राज्य के आदेश और मनुष्य की अंतरात्मा का जो आदेश है उनमें यदि भिन्नता होती है, तो मनुष्य को अपनी अंतरात्मा के आदेश का पालन करते हुए राज्य के विरोध को सुनिश्चित करना चाहिए। यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में ग्रीन इसकी कल्पना नहीं करता, उसका मूल मंतव्य यही है कि एक ही शाश्वत चेतना, एक ही इटर्नल कॉन्शियसनेस राज्य में भी अभिव्यक्त होती है, मनुष्य के हृदय पे भी अभिव्यक्त होती है। किंतु असामान्य परिस्थितियों में वह मनुष्य को राज्य का विरोध करने का अधिकार दे देता है और हीगल इस संभावना की कल्पना नहीं करता। इस प्रकार से ग्रीन के स्वतंत्रता के सिद्धांत की यदि हम व्याख्या करें तो हमें यह समझना चाहिए कि ग्रीन कांट की सद इच्छा से प्रारंभ करता है और इसकी परिणति वह हीगल के सकारात्मक स्वतंत्रता में करता है। किंतु फिर कांट के सद इच्छा और कांट की जो आत्मा की स्थिति है वहाँ तक पहुँचता है, तब वह राज्य का विरोध करने का अधिकार भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से और जो कॉमन गुड की बात है, जो कि ग्रीन के स्वतंत्रता के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है कि मनुष्य की स्वतंत्रता, उसकी आत्मिक उन्नयन करने की जो स्वतंत्रता है वह मनुष्य के सभी समाज के सभी लोगों के सामाजिक उन्नयन की स्वतंत्रता से अलग नहीं है। मनुष्य का आत्मकल्याण मूलतः उसके सामाजिक कल्याण के साथ ही संगत है, उसके साथ ही अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस तरह ग्रीन के स्वतंत्रता के सिद्धांत में जर्मन आदर्शवाद का, यूनानी समुदायवाद का और ब्रिटिश उदारवाद का एक अच्छा मिश्रण है और उसका स्वतंत्रता का सिद्धांत राज्य के कार्यों के लिए एक निश्चित कसौटी उत्पन्न करता है कि उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। यहीं से उसके राज्य का सिद्धांत प्रारंभ होता है, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।